हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यू पार्ट 6 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यू पार्ट 6। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जैसे आपके पास ये बॉडी है, इस बॉडी पे क्या किया आपने? एक फोर्स लगाया, इस बॉडी को मूव करना चाहा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होता है, जन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या, कहाँ एक्ट, कैसे एक्ट करता है? अपोजिट टू द, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स जिस तरह बॉडी मोशन कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर। फिर आता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास एक बॉडी थी, अब ये बॉडी क्या हुआ, हमने इस पे फोर्स लगाया, अभी तक ये बॉडी क्या है? रेस्ट में ही है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी तक ये बॉडी क्या है? रेस्ट में ही है। तो इस समय जो फ्रिक्शन, जब बॉडी हमारी रेस्ट में है, तो जब बॉडी हमारी क्या है? रेस्ट में है, तब जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, आपने फिर अभी 10 न्यूटन का लगाया था, फिर आपने इसके बाद 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो क्या हुआ, ये 20 न्यूटन के फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या हो गई? मोशन में आने ही वाली हो गई। मतलब इससे एक भी न्यूटन यदि ज़्यादा फोर्स लग जाए तो बॉडी हमारी मोशन में आ जाएगी। तो तब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब हमारी बॉडी मोशन में आ जाती है, जैसे हमारी बॉडी है, अब ये बॉडी क्या हो गई? मोशन में आ गई। बॉडी की, ये हमारी बॉडी थी रेस्ट में थी, ये हमारी बॉडी क्या थी? जस्ट कम टू, जस्ट कम टू इन मोशन, मोशन में आने ही वाली है। और ये हमारी जब बॉडी हमारी मोशन में है, तो एफ फोर्स लगा 50 न्यूटन का, तो बॉडी हमारी क्या है? मोशन में है। तब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? काइनेमैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेमैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आता है हमारा काइनेमैटिक फ्रिक्शन। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी हमारी मोशन में होती है तब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है उसे काइनेमैटिक फ्रिक्शन कहते हैं ना। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। जब बॉडी हमारी क्या मोशन में आने ही वाली हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक फ्रिक्शन एज कंपैरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी आप लोगों को प्रीवियसली मैंने बताया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फिर कौन सा होता है? डायनेमिक, या इसे काइनेमैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे कम आ रहा है ना, तो डायनेमिक फ्रिक्शन एज कंपैरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टैन टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहले हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये बॉडी है, आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा।
और ये बॉडी जिस बॉडी पे रखी है, इस बॉडी का कुछ वेट होगा W, और इस जब बॉडी जिस सरफेस पे रखी है वो सरफेस उसको नॉर्मल रिएक्शन देगी, और नॉर्मल रिएक्शन जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, जो एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन से, इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा जो tan थीटा होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट का मीन्स क्या है, tan ही है। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोर्स या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज द, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, tangent of the angle between the normal reaction and the resultant of normal reaction and the limiting friction, the ratio of limiting friction and the normal reaction, the friction force acting when the body is in motion। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड कोन लाइज एट द एक्सिस एट द हाइट ऑफ, क्या कह रहा है, आपके पास एक सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, सी, सी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस से। तो ये कितना होता है, सॉलिड कोन के लिए h/4 होता है, कितना होता है, सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन। और जब हॉलो कोन हो, हॉलो मतलब अंदर से खोखला हो, हॉलो कोन होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, h/3 होगा। ये किसके लिए, हॉलो कोन के लिए है, हॉलो कोन। Center of gravity of a solid cone on the axis at the height of 1/4 of total height above the base, 1/3 of the total height above the base, 1/2 of the total height above the base, या all of above। अब लोग ने बताया सॉलिड कोन का क्या होता है, h/4 होता है, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1/4 ऑफ द टोटल हाइट above the base। नेक्स्ट क्वेश्चन, center of gravity of a hollow cone lies on the axis at the height of 1/4 of the total height above the base, 1/3 of the total height above the base। हॉलो कोन है, अभी प्रीवियसली हम लोग ने डिस्कस किया है, हॉलो कोन के लिए क्या होता है, h/3 होता है ऑफ द टोटल हाइट अबव द बेस। यहाँ पे 1/3 का मीन्स क्या है, समझ रहे हैं आप लोग, 1/3 ऑफ द टोटल हाइट, टोटल हाइट मीन्स ये वाली हाइट अबव द बेस, ये है। ठीक है, जो आप लोगों ने भी यहाँ पे देखा है यही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं फोर्स F बराबर क्या होता है, ma होता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन क्या होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स होती है। अगर हम लोग MKS यूनिट देखें, MKS यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी CGS यूनिट देखें तो क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये क्या है, CGS यूनिट है। इसी को क्या कहते हैं, CGS यूनिट एक और होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। जो कि 1 डाइन जो होता है वो इक्वल होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग CGS यूनिट और MKS यूनिट में रिलेशन देखें तो हमें पता है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन होता है। मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल
which an inclined plane makes with horizontal when a body placed on it about to move down is known as। मीन्स क्या है, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे प्लेस्ड है, ठीक है, और वो थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो ऐसा एंगल जिससे बॉडी क्या हो, जस्ट कम टू इन मोशन हो। जैसे इस पे रखा हुआ है, बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो बॉडी अभी थोड़ा और इसको ऊपर बढ़ाया तो बॉडी हमारी ऐसी आई। अब क्या हुआ, इससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हम लोगों ने एंगल कर दिया तो बॉडी हमारी क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो इसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। when the body just comes to in motion, means C option is correct। in actual machine में क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं पहले इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब हम लोग को पता है जो एक्चुअल मशीन है उसकी इफिशियंसी क्या होगी, लेस देन होगी 100% की। 100% तो होगी नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो हमेशा ही लेस देन होगा वेलोसिटी रेशियो का। मींस वेलोसिटी रेशियो बड़ा होगा तभी तो इसकी ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 से कम आएगी ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन आइडियल मशीन में क्या होता है, इफिशियंसी 100% होती है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इफिशियंसी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। इफिशियंसी आपकी 100% है, मीन्स 1 मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। सी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।